हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और अपन लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जो बचा हुआ पोर्शन उसको अपन लोग कवर करेंगे। ठीक है, पहला अपन ने जो सिस्टम उठाया था जनरल साइंस के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया है। हमको एंड के अंदर इससे रिलेटेड कोई डिजीज अपन को देखनी होती है हार्ट से रिलेटेड। साथ ही साथ मैंने कहा था कि लिम्फ और ब्लड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअली लिम्फ बनता कैसे है, ठीक है, वो सारी बातें अपन लोग आज और करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्शन। और आज कुछ ज्यादा पोर्शन रहा नहीं है तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में मैं आपको आज ही बता दूंगा कि अपन लोग कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, आज अपन लोग बात करेंगे कुछ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करने वाले। उससे पहले मैं आपको दो चीजें और बता देता हूं जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। पहली बात तो यह है, ध्यान से समझना कि हार्ट की जो मसल्स होती है, ध्यान से समझना, हृदय को शुद्ध रक्त कौन सप्लाई करता है, याद रखना, हृदय की जो मसल्स होती है, क्योंकि हृदय की मसल्स को भी प्योर ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए। क्योंकि हार्ट की जो मसल्स होती है वो रेगुलर वर्क करती रहती है, हमेशा कार्य करती रहती है। ठीक है, तो उनको भी काम करने के लिए न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, साथ ही साथ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनको। तो वो कौन लेके जाती है, तो हार्ट के मसल्स को शुद्ध रक्त कौन सप्लाई करती है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना, जिसका नाम है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी, जिसको अपन लोग कोरोनरी आर्टरी भी बोलते हैं। सेकंड, इसके अंदर एक पॉइंट और आप लोगों को नोट करना है, हृदय से अशुद्ध रक्त कौन लेकर आती है, तो हृदय से अशुद्ध रक्त कौन लेके आती है वो भी आपको याद रखना है। शुद्ध रक्त का तो आपको पता चल गया कि हार्ट की जो मसल्स होती है उनको प्योर ब्लड कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी आर्टरी करता है। वहीं अगर बात करें हार्ट से जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन लेकर आता है, तो याद रखना वो लेकर आता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है जो आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। हार्ट को शुद्ध रक्त कौन सप्लाई करता है, कोरोनरी धमनी, और हार्ट से अशुद्ध रक्त कौन वापस लेकर आता है, कोरोनरी साइनस। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों से ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने की संभावना है और आप लोगों को ये नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो फिर आप हेडिंग डाल लीजिए लिम्फ क्या होता है। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लिम्फ यानी लसिका। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, लसिका बोलते हैं, लिम्फ लसिका। पहली बात तो अपन लोग करते हैं कि लसिका बनता कैसे है। ठीक है, लसिका बनता कैसे, समझना ध्यान से। सपोज करना ये आई आर्टरी यानी कि धमनी आई, धमनी में कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है। धमनी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर, केशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, केशिकाएं है, पतली पतली नलिकाएं होती है, एकदम महीन महीन, जिसके अंदर सिंगल लेयर होती है, आप लोगों को पता है, जिसको एंडोथेलियम आप लोग बोलते हैं। ये क्या है, केशिकाएं, जिसको आप लोग कैपिलरी बोलते हैं। उसके बाद यहां पर आप लोगों को पता है गैसों का एक्सचेंज होता है, CO2 तो इसके अंदर ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड से कहां पे चला जाता है, टिश्यू या फिर कोशिका के पास चला जाता है। जैसे ही रक्त के अंदर CO2 मिक्स होता है, अब रक्त कैसा हो गया दोस्तों, अशुद्ध हो गया। कैसा हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया। तो शुद्ध रक्त कौन लेकर आता है, याद रखना, आर्टरी लेके आता है, और प्योर ब्लड तो आर्टरी लेके आता है, और इम्प्योर ब्लड कौन लेके आता है, वेन। तो वेन कहां पर लेके जाएगा, हार्ट के अंदर लेके जाएगा, जो कि कौन से वाले चैम्बर में, राइट एट्रियम के अंदर इम्प्योर ब्लड ये लेके चला जाता है। ठीक है, तो केशिका के अंदर, कैपिलरीज के अंदर जैसे ब्लड आता है तो यहां से कुछ फ्लूइड यहां पर छन जाता है। ठीक है, यहां से कुछ फ्लूइड यहां पर छन जाता है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उत्तक द्रव, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, उत्तक द्रव। जो यहां पर केशिका से छन जाता है जो द्रव, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब टिश्यू फ्लूइड से क्या करती है, यहां पर छोटी छोटी कैपिलरीज का एक जाल और बिछा रहता है। ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज का एक जाल और बिछा रहता है, उसको अपन लोग बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी, या फिर नॉर्मली अपन लोग कैपिलरी टर्म्स यूज करते हैं। लिम्फेटिक, लसिका, केशिका, लिम्फेटिक
लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है, तो ये कैपिलरी जो होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरी होती है। ये कैपिलरी क्या करती है, इस टिश्यू फ्लूइड को अपने अंदर ले लेती है। टिश्यू फ्लूइड कहां पे चला जाएगा, इन कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। जैसे ही टिश्यू फ्लूइड इन कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, जो कि लिम्फेटिक कैपिलरी होती है, जैसे ही अंदर चला जाएगा उसके बाद इस फ्लूइड को अपन लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, लिम्फ बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, लिम्फ यानी कि लसिका। जब ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है ये फ्लूइड, तभी अपन लोग तभी अपन लोग लिम्फ टर्म्स यूज करते हैं, अदरवाइज अपन लोग लिम्फ टर्म्स यूज नहीं करते हैं। याद रखना, जब तक ये टिश्यू फ्लूइड है तो नॉर्मली टिश्यू फ्लूइड है, लेकिन जैसे ही ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लिम्फेटिक डक्ट के अंदर ये प्रवेश कर जाता है कैपिलरीज के थ्रू, उस टाइम अपन लोग इसको कौन सा फ्लूइड बोलते हैं, याद रखना, लिम्फ बोलते हैं, या फिर इसको अपन लोग लसिका बोलते हैं। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन यही आता है कि यार लसिका के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लसिका में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो याद रखना, लसिका बराबर ब्लड में से एक तो आपको आरबीसी निकालनी है, साथ ही साथ प्लेटलेट्स। तो ये दो सेल जो होती है वो आप इनमें से निकाल दीजिए। बाकी जो कंपोनेंट होता है वो लसिका कहलाता है। यानी ब्लड से आपने आरबीसी निकाल दी और प्लेटलेट्स को बाहर निकाल दिया। अब जो बचा हुआ ब्लड है, जो बचा हुआ कंटेंट है, वो क्या होता है, लसिका होता है, लिम्फ होता है। तो नॉर्मल सी बात है, एक तो इसके अंदर कंप्लीटली प्लाज्मा आ गया, नॉर्मल सी दिख रहा है आपको, प्लाज्मा आ गया। और ब्लड सेल के अंदर कौन सी सेल आ गई, इसके अंदर WBC आ गई। तो ये क्या हो गया, लिम्फ हो गया, लसिका हो गया। सिंपल सी बात है, ब्लड में क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है एंड ब्लड सेल होती है। तो ब्लड सेल के अंदर अपने आरबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दो, क्या बचा अभी, वो WBC। तो WBC प्लस प्लाज्मा ये सारे क्या होते हैं, लिम्फ ही तो है। तो लिम्फ के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आप लोगों को याद रखना है। इसके अंदर प्लाज्मा होता है और साथ ही साथ WBC होती है। यानी कि लिम्फ के अंदर आरबीसी और प्लेटलेट्स अपन को नहीं दिखेगी। अब आरबीसी नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, इसका कलर रेड नहीं होगा। तो ये कलरलेस होते हैं, याद रखना। कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। और WBC का कलर भी आपको पता है, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं ना, पारदर्शी व्हाइट होती है, तभी तो अपन इसको व्हाइट सेल बोलते हैं। ठीक है ना, व्हाइट सेल तभी तो अपन इसको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, लसिका के अंदर क्या क्या होते हैं, ब्लड होता है और ब्लड में से आपको आरबीसी और प्लेटलेट्स निकाल देनी है। बचा हुआ जो कंपोनेंट होता है वो लिम्फ बनाता है, लसिका बनाता है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, लसिका जो होती है उसका कार्य क्या होता है, पोषक पदार्थ हार्मोन आदि का परिवहन करना। तो इसका काम अपन को याद रखना है, ये हार्मोन और पोषक पदार्थों इनका ये परिवहन करती है, साथ ही साथ एंटीबॉडी का निर्माण करती है। क्योंकि इसके अंदर WBC है तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का भी काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को भी ये मजबूत करने का काम कर रही है। ओके, गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर रही, नॉर्मल सी बात है ना। CO2 का जरूर इसके अंदर मात्रा ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है इसके अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन है तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड होती है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। ओके, सेकंड थिंग अपन लोग इसके अंदर बात करते हैं, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लसिका तंत्र होता है, ये सहायक तंत्र होता है, याद रखना, सहायक, एसेसरी सिस्टम होता है, सहायक परिवहन तंत्र है ये। कौन सा, लसिका तंत्र। ठीक है, तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लसिका तंत्र होता है, वो क्या है, सहायक परिवहन तंत्र होता है। और नॉर्मली अपन ने देखा है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मेन परिसंचरण तंत्र होता है। मैक्सिमम जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है। ठीक है ना, याद रखना। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो मेजर, यानी कि जो मेन सर्कुलेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। लिम्फ जो होता है वो एसेसरी होता है, सहायक है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर, समझना, यह है द्वितीयक परिसंचरण तंत्र है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद रखना इस चीज को।
द्वितीय परिसंचरण तंत्र है। अगर मेन पूछे तो जैसे मैंने आपको बताया वो क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि मेन सर्कुलेशन का काम करता है। तो ये सारी बातें अपन ने लिम्फ के बारे में जानी, लिम्फ कैसे बनता है नॉर्मली अपन को पता चल गया। जो टिश्यू फ्लूइड होता है जब वो लिम्फेटिक डक्ट के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर जब वो इंटर हो जाता है कैपिलरीज के थ्रू, उस टाइम अपन उसको क्या बोलेंगे, लसिका बोलते हैं। तो लसिका के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या होता है, प्लाज्मा होता है, साथ ही साथ WBC होता है। याद रखना मेजर कंपोनेंट क्या होता है, प्लाज्मा, WBC होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे हार्मोन हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, ये भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये इन्हीं का ही परिवहन करता है, इन्हीं का ही ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। इतना क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। अब अपन लोग देखने वाले हैं ब्लड और लसिका, रक्त और लसिका में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, जहां से अच्छे क्वेश्चन बनता है। और ये डिफरेंस के साथ साथ अपने माइंड के अंदर भी सेट हो जाएगा कि हाँ ब्लड का जो सिस्टम है वो कंप्लीटली अलग है और लसिका का जो तंत्र है वो कंप्लीटली अलग है। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? तो रफ कर देते हैं इसको अभी। एक क्वेश्चन और बनता है, सुनना ध्यान से। हमारी बॉडी के अंदर हेड जो होता है वो आपको पता है पंपिंग का काम करता है, नॉर्मल सी बात है। अगर कोई पूछे आपसे कि सेकेंडरी हार्ट या फिर सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं, सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं, हमारे शरीर का दूसरा हृदय किसको बोलते हैं, हमारे शरीर का दूसरा हार्ट, दूसरा हृदय किसको बोलते हैं दोस्तों। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल सी बात है। सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का सेकंड हार्ट अपन लोग किसको बोलते हैं, याद रखना सिस्टर्नी काइली, सिस्टर्नी काइली को अपन लोग सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, नोट भी कर लेना इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। सिस्टर्नी काइली जो होता है इसको अपन लोग सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर दूसरा हार्ट अपन लोग इसको बोलते हैं। याद रखना ये लिम्फेटिक तंत्र से संबंधित है, ये लसिका तंत्र से संबंधित है, ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पाया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर से जरूर आपको नोट करना है इस चीज को, सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी सिस्टर्नी काइली। अब चलते हैं ब्लड और लिम्फ के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको अपन लोग कंप्लीटली समझते हैं। तो एक साइड लिखिए आप ब्लड और एक साइड लिखिए आप लिम्फ यानी कि लसिका। ठीक है। ब्लड जो होता है वो कौन सा सिस्टम बनाता है, पहला पॉइंट अपन को याद रखना, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, रक्त परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। जबकि जो लसिका होता है, लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम का निर्माण करता है, लसिका तंत्र, लसिका तंत्र का ये निर्माण करता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट की हम लोग इसके अंदर बात करते हैं। अब देखो ब्लड के अंदर आरबीसी उपस्थित है, मैंने अभी कहा ना ब्लड के अंदर आरबीसी उपस्थित है, तभी इसका कलर कैसा होता है, लाल होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जबकि लसिका जो होता है, लिम्फ जो होता है, उसके अंदर आरबीसी कैसी होती है, अनुपस्थित होती है। साथ ही साथ इसके अंदर प्लेटलेट्स भी नहीं होती है, जबकि ब्लड में तो प्लेटलेट्स होती है। तो ये कैसा होता है, लिम्फ जो होता है वो कलरलेस, रंगहीन होता है, जबकि ब्लड जो होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है ना। ब्लड कैसा कलर का होता है, रेड कलर का होता है, जबकि लिम्फ यानी लसिका क्या होता है, रंगहीन, कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, बिकॉज ऑफ आरबीसी इसके अंदर एब्सेंट है, नॉर्मल सी बात है। फोर्थ पॉइंट की अपन लोग इसके अंदर बात करते हैं। ब्लड के अंदर समझना ध्यान से, ब्लड के अंदर जो WBC थी उसमें न्यूट्रोफिल के नंबर ज्यादा थे, ब्लड के अंदर
जो WBC थी यानी ब्लड में जो WBC है उसके न्यूट्रोफिल के नंबर बहुत ज्यादा है, लगभग 60 से 65% अपन लोगों ने देखा था। WBC कोशिका 5 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा WBC कौन सी थी? न्यूट्रोफिल, और सबसे कम कौन सी थी? बेसोफिल। अगर सबसे बड़ी की बात करें तो मोनोसाइट, और सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर जाओ और वहां पर आप इस चीज को देख लेना। वहीं अगर बात करते हैं अपन लोग लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर यानी लिम्फ लसिका के अंदर, तो इसमें इसके अंदर ध्यान से समझना, इसमें WBC के अंदर लिम्फोसाइट के नंबर ज्यादा होते हैं। लिम्फोसाइट की संख्या बहुत ज्यादा होती, ये चीज आपको याद रखनी है। तभी तो मैं कहता हूं लिम्फोसाइट के नंबर ज्यादा होने का मतलब ये हमारी बॉडी को डिफेंस का काम करती है, याद रखना, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, एंटीबॉडी निर्माण का ये काम करती है, प्रतिरक्षा का ये कार्य करती है। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो लसिका लिम्फ के अंदर अपन लोगों ने देखा कि भैया WBC के अंदर यहां पर लिम्फोसाइट की संख्या ज्यादा होती है, और नॉर्मली ब्लड अपन ने देखा कि ब्लड में जो WBC होती है उसके अंदर न्यूट्रोफिल की संख्या ज्यादा होती है। क्लियर हुआ इतना सा अच्छे से? ओके, तो ये हो गए इसके सारे डिफरेंस। नॉर्मली अपन को ये सारे डिफरेंस इसके अंदर याद रखने हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लेना। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं, हालांकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लड जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 के अंदर अगर आप कंपेरिजन करें तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, जबकि लिम्फ या लसिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बहुत कम होती है। इसके अंदर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इम्प्योर ब्लड ऊपर जाएगा, वापस से लिम्फ कहाँ पे लेके चला जाता है? अपने राइट एट्रियम के अंदर इसको छोड़ देता है, वहां से वापस से ये कहाँ पे चला जाता है? सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट सर्कुलेशन चलता रहता है। कुछ ऑर्गन भी होते हैं लसिका अंग, जिसको अपन लोग बोलते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन बोलते हैं, जैसे कि पेयर पैचेस हो गया, थाइमस हो गया, ठीक है, टॉन्सिल वगैरह हो गया। ये जो टॉन्सिल जो होते हैं ना, ये जो गांठे हैं, कई कई दफा इधर वाले पोर्शन में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वाला टॉन्सिल फूल जाता है ना, यहाँ पर पेन होता है। इधर भी अगर इधर वाला पोर्शन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वाला टॉन्सिल फूल जाता है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन भी होता है। तो ये क्या टॉन्सिल है? ये किस चीज के कौन से होते हैं टॉन्सिल? याद रखना, ये लसिका अंग है, लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं। क्या ये लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं? इतना क्लियर हुआ? ये सारे पॉइंट आप प्लीज नोट कर लेना, अगर आपको लगे कि हाँ इतना तो हमको आना चाहिए। और ये सभी भी अगर आप लोग चाहो तो प्लीज नोट करना जो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, उस चीज को आप एक बार नोट कर लेना। बहुत ही अच्छी पॉइंट है, हो सके तो इतना डीप क्वेश्चन पूछ ले तो अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता इतना डीप क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे, वरना तो कंप्लीटली नीट लेवल का हो जाएगा फिर। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं अब हार्ट से रिलेटेड कुछ डिजीज की, कुछ बीमारियों की। डिजीज की बात करते हैं, हार्ट डिसऑर्डर, ठीक है, हृदय विकार। हृदय विकार डिसऑर्डर की बात करते हैं। इसके अंदर अपन लोग जानेंगे, पहला अपन लोग डिजीज की बात करते हैं वो होता है हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप। ठीक है, अति तनाव भी इसको बोलते हैं। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। क्या होता है हाइपरटेंशन? समझते ध्यान से। धमनी की दीवार के ऊपर जो प्रेशर लगता है, अगर वो नॉर्मल से ज्यादा लग रहा है, ठीक है, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन अपने माइंड में आता है कि नॉर्मल रक्तचाप कितना होता है और ये क्या होता है। तो अगर मैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करता हूं तो वो कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया 120 तो क्या है और 80 क्या है? समझना, ये हमारी धमनी है। क्या है ये? धमनी है। अब ब्लड जब पंप करता है, समझना, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड इस वॉल के ऊपर, इस दीवार के ऊपर प्रेशर लगाएगा। जैसे इस दीवार पे प्रेशर लगता है तो अपन को एक पल्स फील होती है। ठीक है, जैसे दीवार पे प्रेशर लगता है अपन को एक पल्स फील होती है ना, उसी को अपन लोग बोलते हैं सिस्टोलिक
ब्लड प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो ये वॉल पे प्रेशर लग रहा है वो कितना आ रहा है, याद रखना 120 mm ऑफ मरकरी, 120 mm ऑफ Hg। तो ये प्रेशर कौन सा होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब ये जो 80 वाला है, 80 mm Hg, ये क्या होता है, जैसे हार्ट रिलैक्स करता है तो ये प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। जैसे ही हार्ट रिलैक्स करता है ये प्रेशर क्या होता है, हल्का सा कम होता है। जैसे हल्का सा कम हो रहा है, इस प्रकार से अब जो हमको ब्लड प्रेशर अपन को आ रहा है, अपन ने जो ब्लड प्रेशर अभी जो मेजरमेंट किया है वो ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो एक्चुअली कितना होता है, एवरेज निकालते हैं तो 80 mm ऑफ मरकरी। तो 80 mm ऑफ मरकरी जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और 120 mm ऑफ Hg जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो सामान्य रक्तचाप कितना होता है, याद रखना 120/80 mm ऑफ Hg होता है, जिसमें 120 तो क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये नॉर्मल सी बात होगी। अगर ये प्रेशर, अगर ये रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक हो जाए, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे कि अपन मानिए कि 140/90 mm ऑफ Hg हो जाए, तो ये क्या आता है, ये कौन सी कंडीशन में आता है, कौन सी डिजीज में आता है, हाइपरटेंशन। बीपी बहुत ज्यादा, ऐसे बोलते हैं ना, बीपी बहुत ज्यादा, चक्कर वगैरह आ जाते हैं, गिर भी सकते हैं, तो इस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा ब्लड प्रेशर अगर अपन मेजरमेंट कर रहे हैं तो याद रखना वो कौन सी कंडीशन में आता है, हाइपरटेंशन के अंदर आता है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ब्लड प्रेशर को अपन लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट अपन इसको बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को अपन लोग मेजरमेंट करते हैं किसके द्वारा, याद रखना स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा। स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा अपन लोग ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। स्फिग्मो मैनोमीटर, इसके द्वारा अपन लोग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट होता है बीपी इंस्ट्रूमेंट अपन इसको बोलते हैं, जिसके द्वारा रक्तचाप मापते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर। क्लियर हुआ इतना सा। सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापा गया था घोड़े के अंदर, और नॉर्मली अपन लोग ब्लड प्रेशर कहां पर मापते हैं ये भी आप लोग याद रखना है। जो अपनी ब्रेकियल आर्टरी होती है, ये तो रेडियल आर्टरी होती है, यहां पर ब्रेकियल आर्टरी होती है, ठीक है। तो नॉर्मली अपन लोग इसको ब्रेकियल धमनी, ब्रेकियल धमनी के अंदर अपन इसको मापते हैं, ब्रेकियल धमनी के अंदर अपन इसका मेजरमेंट करते हैं। इतना क्लियर हुआ, नॉर्मल सी बात। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने, और कहीं से इन्हीं पॉइंट से कभी ना कभी क्वेश्चन घूम के आता है भैया, नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन नया नहीं बनता, टॉपिक तो वही रहते हैं, बस वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं और अपन को वो नया क्वेश्चन सा लग जाता है। चीज वही है, कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ लिया, टॉपिक वाइज अच्छे से आपने याद कर लिया, तो आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो सामान्य से अधिक ब्लड प्रेशर हो जाना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। नॉर्मली अपन ने 140/90 लिया है, इसका मतलब नॉर्मल कितना था, 120/80। तो ये नॉर्मल से ज्यादा है कि नहीं है, तो नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है, वो हाइपर टेंशन होती है। और नॉर्मली अपन लोग बीपी इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। और कहां पर अपन इसका मापन करते हैं, कौन से पार्ट के अंदर, तो ब्रेकियल धमनी से अपन लोग ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये नॉर्मल सी बात होगी बीपी के लिए, इतना अपन लोगों को आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आगे अपन लोग इसके अंदर। एक होता है हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप, हाइपोटेंशन निम्न रक्तचाप। ओके, सामान्य से कम होना, सामान्य ब्लड प्रेशर से
कम होना। तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होता है, अभी अपन ने देखा था 120/80 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। तो इससे कम होना मतलब एवरेज अपन लोग मान लें 100/70 या 60 ले लें mm ऑफ Hg। अगर ये इतना आ रहा है, नॉर्मल से कम आ रहा है, तो वो कौन सी डिजीज होती है, हाइपोटेंशन होती है। इस चीज को आप याद रखना। तो हर से रिलेटेड दो डिजीज आप लोगों ने देखी, एक तो हाइपरटेंशन, एक हाइपोटेंशन। हाइपर शब्द का मतलब मोर, अति, उच्च, ठीक है, और हाइपो का मतलब होता है कम। नॉर्मल सी बात है, अपन को याद रखना, कई दफा अपन टर्म से भी समझ जाते हैं इनसे। तो हाइपरटेंशन मतलब नॉर्मल से ज्यादा ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन नॉर्मल से कम ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल कितना 120/80 mm ऑफ Hg। 120 क्या है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 क्या है डायस्टोलिक, यानी रिलैक्सेशन वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो ये दो डिजीज अपन लोगों ने कवर कर ली। चलते हैं नेक्स्ट, हृदय विकार, हार्ट डिसऑर्डर अपन लोग देख रहे हैं, जिसके अंदर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन के बारे में जाना। स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है उससे अपन लोग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। ओके फाइन। सेकंड थर्ड डिजीज की अपन लोग बात करें, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग, ये जो रोग होता है वो कहाँ का होता है, धमनी का होता है, यानी ऐसे डिजीज धमनी के ऊपर। जब धमनी में प्रॉब्लम होती है तब अपन किसके अंदर उसको पढ़ते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर एक बीमारी आती है जिसको अपन लोग बोलते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस, एंथेरोस्क्लेरोसिस। एंथेरोस्क्लेरोसिस ये क्या होता है समझना। धमनी के अंदर ऑलवेज ऑब्वियसली अपन को पता है जो आर्टरी होती है उसकी ल्यूमेन सक्रिय होती है, अवकाशिका सक्रिय होती है, भित्ति उसकी मोटी होती है। ये अपन लोगों ने तब देखा था जब हम धमनी और सिरा के अंदर अंतर देख रहे थे, है ना। तो इसकी अवकाशिका पहले से ही सक्रिय है, उसके बावजूद इसकी अवकाशिका के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइबर वगैरह, कैल्शियम आयन वगैरह इनका डिपोजिशन हो जाता है। तो जब इनका डिपोजिशन हो जाएगा तो धमनी थोड़ी सी और ज्यादा कठोर हो जाती है। याद रखना, धमनी कैसी हो जाती है, कठोर भी हो जाती है, साथ साथ इसका जो ल्यूमेन होता है, अवकाशिका होता है, वो सक्रिय हो जाती है। इसी प्रकार के डिसऑर्डर को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो याद रखना, धमनी के अंदर कैल्शियम आयन, कोलेस्ट्रॉल, वसा आदि का जमाव होना, ठीक है, इनका डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो आर्टरी होती है, जो धमनी होती है, वो हार्ड हो जाती है और साथ साथ उसका ल्यूमेन होता है वो सक्रिय हो जाता है, अवकाशिका सक्रिय हो जाती है। पहले से सक्रिय थी, नैरो थी, अब और ज्यादा नैरो होगी तो ब्लड पास आउट बहुत ज्यादा मुश्किल से होता है, ठीक है ना, ब्लड इजीली पास आउट वहां से नहीं हो पाता। तो नॉर्मल सी बात है, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हृदय धमनी रोग इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट डिजीज की अपन लोग बात करते हैं जिसका नाम है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया से पहले अपन लोग एक डिजीज और देख लेते हैं, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। पेक्टोरिस ये क्या होता है, ये एवरेज एज वाले पर्सन में भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, ओल्ड एज वाले पर्सन में भी ये हो सकता है, किसी भी उम्र के अंदर ये हो सकता है। पेक्टोरिस, कभी न कभी आपको भी सीने के अंदर तेज पेना, एकदम से तीखा पेन आया होगा, और जब अपन लोग सांस लेते हैं धीरे धीरे तो उसके साथ अपन को दर्द आता है, फिर अपन लोग सांस को बढ़ाते हैं और फिर अपन लोग गहरी सांस लेते हैं, तब जाके अपन को थोड़ा सा रिलैक्स होता है। अपन तो घबरा जाते हैं कि भैया अटैक ना आ जाए, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया, हार्ट के अंदर पेन क्यों आ रहा है, टेंशन हो जाती है। ओके, तो ये एक्चुअली है क्या, पेक्टोरिस, किसी भी उम्र के अंदर, किसी भी जेंडर के अंदर ये पेन हो सकता है, ठीक है, पेक्टोरिस वाला ये दर्द हो सकता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब हार्ट की मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, याद रखना, जब हार्ट के मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो हार्ट के अंदर तेज दर्द उत्पन्न होता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, हृदय शूल हिंदी में। जब आप लोग गहरी सांस लेते हैं ना, जब आप लोग गहरी सांस लेते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन अंदर गया, ब्लड में मिक्स हुआ और ब्लड कहीं ना कहीं हार्ट के मसल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचा देता है, तो ऑक्सीजन की वहां पर आपूर्ति हो जाती है और पेन अपना
थम जाता है, ठीक है, रिलैक्स आ जाता है। तो पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है, हृदय की पेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने पर हृदय में तेज दर्द आना, ठीक है, तीखा पेन आता है हार्ट के अंदर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस भी अपन लोग बोलते हैं। हृदय शूल, सीने में दर्द होना, सीने में दर्द होना, हृदय शूल। और कई लोगों को टेंशन हो जाता है कि बस अब अटैक आने वाला है, हम तो गए, बस गए, फिर थोड़ी देर बाद में वो ठीक हो जाते हैं। तो घबराना नहीं है, ठीक है। पेक्टोरिस वाला पेन किसी भी उम्र के अंदर आ सकता है। क्लियर हुआ इतना सा? ओके, नेक्स्ट अपन लोग अब देखने वाले हैं इसके अंदर ल्यूकेमिया देख लेते हैं। उसके बाद अपन लोग देखेंगे हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, ये भी अपन लोग देखने वाले। देन अपन लोग देखते हैं इसके अंदर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, इसको अपन लोग ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, रक्त कैंसर। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं अपन लोग, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर भी अपन इसको बोलते हैं। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, इसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है। WBC की संख्या अनियंत्रित या WBC में अनियंत्रित वृद्धि होना, अनकंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल डिवीजन इसके अंदर होता है, ग्रोथ इसके अंदर होती है और WBC संख्या अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होता है, WBC का काम क्या था, फेगोसाइटोसिस, भक्षण करने का काम करते हैं, खाने का काम करती है। अब यार बहुत ज्यादा इनकी संख्या हो गई है, बाहर से इतने ज्यादा जंप वगैरह कीटाणु वगैरह अंदर जा नहीं रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगी, उनको खाना नहीं मिल रहा, तो उसके बाद ये स्टार्ट हो जाती है अपनी ही कोशिका को खाना। और जब हमारा शरीर के अंदर जो कोशिका है वो अपनी ही कोशिका को खाना स्टार्ट कर देती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो ब्लड कैंसर जो होता है वो सबसे घातक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड को अपन लोग निकालते हैं, वापस सही अच्छा ब्लड डालते हैं, वापस निकालते हैं, वापस अच्छा ब्लड डालते हैं, क्योंकि जब एज बढ़ जाती है तो आपको पता है बोन मेरो चेंज होता नहीं है, जहां पर नई कोशिका बनती है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो जो कोशिका बन रही है वापस से उसके अंदर यही कैरेक्टर है, ल्यूकेमिया वाले, ब्लड कैंसर वाले, तो फिर से वो अपना जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बहुत ज्यादा कर देता है, अनकंट्रोल कर देता है, वापस से वो कैंसर का फॉर्म ले लेती है। ओके, तो ब्लड को वापस से निकालते हैं, वापस से ब्लड अपन लोग अंदर डलवाते हैं। तो WBC के अंदर अनियंत्रित वृद्धि होना ही कौन सा डिजीज कॉज करती है भैया, याद रखना, ल्यूकेमिया। ल्यूकोसाइट अपन लोग WBC को बोलते हैं ल्यूकेमिया, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका जो होती है उनकी संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होती है। अब 3 डिजीज और रह गई भैया, वो है सबसे घातक डिजीज, ठीक है, जिनके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट क्या होता है। तीनों बीमारी का अपन लोग एक साथ देखते हैं। पहला हार्ट अटैक, दूसरा हार्ट फेलियर, और थर्ड आता है कार्डिक अरेस्ट। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डिक अरेस्ट, ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डिक अरेस्ट। पहले अपन लोग बात कर लेते हैं हार्ट अटैक की। देखो, इंसान किसी भी बीमारी से मरे, चाहे कार्डिक अरेस्ट हो गया हो, चाहे हार्ट फेलियर आ गया हो, बदनाम हमेशा हार्ट अटैक होता है कि भैया हार्ट अटैक आ गया और सलट गया। ऐसा ही होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन देखता है कि किस तरह से मरा, अच्छा ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया इसलिए मरा है क्या, ये सब नहीं देखते। नॉर्मल सी बात है, हार्ट अटैक आ गया सलट गया, हार्ट अटैक आ गया मर गया। हार्ट के अंदर पेन आना मतलब हार्ट अटैक आ गया। ओके, तो बदनाम हमेशा ही हार्ट अटैक होता है। अब ये क्या है हार्ट अटैक?
अब वो समझते हैं। देखना, ये अपना हार्ट है, ये अपना हार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर यहां से जो धमनी निकल रही है, इस धमनी से यहां पर आपको पता है एक और धमनी निकलती है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी। महाधमनी से एक धमनी निकली जिसको कोरोनरी धमनी बोलते हैं, और ये कोरोनरी धमनी क्या करती है, हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। ये क्या कार्य करती है, हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है, प्योर ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है। हार्ट अटैक में क्या होता है, कोरोनरी धमनी के अंदर समझना, हार्ट की कोरोनरी धमनी के द्वारा हार्ट की जो पेशी होती है, हृदय की पेशियों को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं होने पर यकायक यानी अचानक से मसल्स के अंदर उनकी क्षति हो जाती है। यकायक क्षति होना क्या कहलाता है, हार्ट अटैक। हार्ट की जो पेशियों होती है उनको शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं होने पर यकायक क्षति होना, सडनली डैमेज होना, वो क्या कहलाता है, हार्ट अटैक कहलाता है। क्योंकि हार्ट के मसल्स को शुद्ध रक्त नहीं मिलेगा तो हार्ट क्या हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हार्ट में तेज दर्द आता है, तीखा पेन होता है, और उसके बाद कई बार 1-2 झटके सहन भी कर लेते हैं। लेकिन आजकल वाले तो वो भी नहीं कर पाते। पहले वाले लोग तो पता नहीं 10-10, 5-5 जो झटके आते हैं अटैक वाले, ठीक है, वो सहन कर लेते हैं। आजकल तो कुछ नहीं होता, आजकल तो तुरंत ही कुछ और ही सहन करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हार्ट अटैक के बारे में अपन को समझ गया भैया, कोरोनरी धमनी जो शुद्ध रक्त यहाँ पर हार्ट की मसल्स को सप्लाई कर रही है, ये एक्चुअली क्या करती है, प्योर ब्लड इसको सप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है, जिससे शुद्ध रक्त की आपूर्ति हार्ट के मसल्स को नहीं हो पाती, जिससे इसकी मसल्स डैमेज हो जाती है, फेल्योर के अंदर आ जाते हैं। हार्ट फेल्योर समझना ध्यान से। फेल्योर का मतलब क्या होता है, देखो हार्ट का काम क्या होता है, इसका काम होता है पंपिंग करना, ठीक है ना, रक्त की सप्लाई, रक्त की आपूर्ति करना। यानी हमारे शरीर में जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी ऊतक वगैरह होते हैं, वहां तक प्योर ब्लड को भेजना, ये इसका काम होता है। जब ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं करता, उस कंडीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर। मतलब अपने ही काम में फेल हो गया। भाई इसका काम क्या है, शुद्ध रक्त को ऊतकों तक पहुंचाना। जब हार्ट अपने ही कार्य के अंदर फेल हो जाता है, यानी कि ये शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक नहीं पहुंचाता, यानी पहुंचाने में असमर्थ हो जाता है, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, देखो नॉर्मल से है ना, शब्द से आप सीखोगे तो भूलोगे भी नहीं, काफी लंबे समय तक याद भी रहेगा, ठीक है ना। हृदय द्वारा यानी हार्ट के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त की आपूर्ति न करना, ठीक है, या शुद्ध रक्त सप्लाई करने में असमर्थ होना क्या कहलाता है, हार्ट फेल्योर कहलाता है। अपने अकॉर्डिंग आप इस लाइन को लिख लेना। हार्ट द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में प्योर ब्लड सप्लाई करने में असमर्थ होना क्या कहलाता है, हार्ट फेल्योर कहलाता है। शुद्ध रक्त की आपूर्ति वो नहीं कर सकता, शुद्ध रक्त की आपूर्ति करने में वो असमर्थ हो जाता है। इसी डिजीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर बोलते हैं। क्लियर हुआ? दो अपन के समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते कार्डिक अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या होता है, रुकना। अरेस्ट मतलब बांध के रखना। सपोज करना पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, ठीक है, ले जाने का मतलब कहाँ पे छोड़ देती है, स्टेशन छोड़ देती है, पुलिस स्टेशन। वहां पर आपको फिक्स कर देती है कि भैया बस रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब हिलना नहीं, आपको यहीं पर रहना, इसी कोठरी के अंदर रहना, रुक जाओ, स्टॉप। तो हार्ट अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे नोड जिसको आप लोग पेस मेकर बोलते हैं, ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, स्टॉप, रुक गया, काम करना
बंद कर देता है। ऐसे नोड इसके अंदर काम करना बंद करेगा तो क्या हार्ट एक बीट भी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सिंगल बीट नहीं कर पाएगा। ऐसे नोड काम करना बंद, सडनली बंद, हार्ट रुक गया, तुरंत गया। कई दफा देखते हैं कोई बंदा बैठा है और बैठा के बैठा ही है, सलट गया। कई बार देखते हैं आप लोग, कोई डॉक्टरी बैठी है, बैठी की बैठी रह गई, सलट गई। तो ये कब होता है? कार्डिक अरेस्ट के अंदर, यानी उनका कार्डिक अरेस्ट आ जाता है, नॉर्मल सी बात। उनका ऐसे नोड काम करना सडनली बंद कर देता है, रुक गया, स्टॉप, गया काम से। तो ऐसे नोड के अंदर क्या होता है आपको पता है, ये इंपल्स से जनरेट करता है, ये पॉडेज से जनरेट करता है, जहां से विभव उत्पन्न होते हैं 70 से 75 विभव 1 मिनट के अंदर, और इसी के बेसिस के ऊपर अपनी हार्ट बीट कंटिन्यूसली चली रहती है। ठीक है, हार्ट बीट करता रहता है। जब ये इंपल्स से जनरेट नहीं करेगा, जब ये पॉडेज से जनरेट नहीं करेगा, तो भैया तुरंत हार्ट क्या करेगा? रुक जाएगा। एवी नोड भी थोड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन वो कहां तक सपोर्ट करेगा? वो एवी नोड जो होता है वो इसके मुकाबले कम विभव उत्पन्न करता है, इसके मुकाबले कम विभव उत्पन्न करता है। कुछ मिनट तक वो भी सहन कर लेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या होगा? उस पर इतना ज्यादा लोड पड़ेगा तो वो भी गया काम से। तो कार्डिक अरेस्ट के अंदर अपन को समझना होता है, ऐसे नोड होता है वो अपना काम करना बंद कर देता है सडनली, तब क्या हो जाता है? हार्ट अरेस्ट हो जाता है, हार्ट रुक जाता है। तो आई होप ये तीनों डिजीज आपको कवर हो गई होगी। हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, एंड हार्ट फेल्योर क्या होता है। फेल्योर का मतलब कि विभिन्न अंगों तक शुद्ध रक्त की आपूर्ति करने में असमर्थ होना, यह हार्ट फेल्योर होता है। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट की मसल्स को ही शुद्ध रक्त नहीं मिल पाता, जिससे क्या हो जाता है? उसके मसल्स के अंदर क्षति हो जाती है। अपन लोगों ने कार्डिक अरेस्ट देखा, इसमें ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, तब क्या होगा? यानी कि हार्ट बीट करना ही रुक जाता है, नॉर्मल सी बात है। जैसे हार्ट बीट नहीं करेगा, काम करना बंद कर दिया, तो वही आपको पता है वहां पे ब्लड सप्लाई तो क्या कुछ नहीं होगा, तुरंत रुक गया, खत्म आदमी। तीनों डिजीज कवर होगी। जितनी भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज थी वो मैंने कवर करवा दिए। ये सारी डिजीज 11th क्लास से मैंने ली है, क्योंकि मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग 11th क्लास को थोड़ा सा टच करेंगे, और ये इसी बात पर यानी डिजीज को लेकर अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्लियर हुआ इतना अच्छे से सब कुछ? नेक्स्ट अपन लोग इसके अंदर अभी अपन लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो कल कोशिश करता हूं मैं कल 8 o'clock तक क्वेश्चन आपके अपलोड हो जाएं, क्योंकि कल मैं क्वेश्चंस यहां पर अपलोड करने वाला हूं इसी चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद आप लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, और ये तंत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 2-3 सिस्टम ऐसे होते हैं जिनसे घूम घूम के क्वेश्चन आता है, जैसे रक्त वाला हो गया, ठीक है, पाचन वाला हो गया, ठीक है, उसके बाद हड्डियों वाला जो स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है, वहां से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रंथि वाले एंडोक्राइन सिस्टम वाले के अंदर, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, वहां से भी क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इन सिस्टम्स को अपन लोग अच्छे से कवर करना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। अगर नोट्स बनाए हैं तो उनको अभी एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक बार रिवीजन कर लीजिए और देख लीजिए आपको कोई डाउट है कि नहीं है, फिर आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ इतना सा? तो मिलते हैं फिर कल अपन लोग क्वेश्चंस लेके आते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, उनको आप लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, शुभ नवरात्रि।